लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या एक चाय वाला जो दिन का 800 से 1000 रुपए कमाता है एवरेज बेसिस पे, तो क्या वो एक स्ट्रक्चर फूड मॉडल बिजनेस को अफोर्ड कर सकता है। आज मैं इसी क्वेश्चन में और डीप डाउन गई, देखते हैं हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है कि नहीं। हेलो पीपल, आई एम नविता युद्धवंशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में ऑफिशियली 4.9 मिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो ये करीब 10 से 20 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है, जिसमें से 50% वो लोग हैं जो कुक्ड फूड बेचते हैं। मतलब इंडिया में अप्रोक्स 5 से 6 मिलियन लोग वो हैं जो एक स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का बैकबोन है। में इंडिया का ऑर्गेनाइज फूड ट्रक सेक्टर 2024 में $160 मिलियन का है। और एक स्टडी के हिसाब से 2029 तक ये मार्केट साइज करीब 277 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। मतलब पूरे देश में सिर्फ 100 से 1000 तक फूड ट्रक्स ऑपरेट करते हैं। अब सोचिए 5 मिलियन फूड वेंडर्स जिन पे सिर्फ 1000 स्ट्रक्चर फूड ट्रक्स, गैप बहुत बड़ा है। इसी गैप को और अच्छे से समझने के लिए मैं लखनऊ के बहुत प्राइम लोकेशन फूड वैली में गई और वहां के मैंने जिन्होंने अपना रीसेंट बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे और उनकी स्टोरी जानने की कोशिश की। अभी कॉलेज वाले से पास आउट हुए हो क्या? 24 है। ओह वाओ यार, दिस इज 24 की एज में आपने ऐसा कुछ फूड का कुछ सोचा, दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। तो वुड यू माइंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया आप इसके लिए, पूरा सेटअप के लिए? सेटअप के लिए 10 के आसपास लगा है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे स्पेस मिला है, बाकी सब मैंने करवाया है, जो भी छोटा मोटा डिजाइन ये सब करवाया है मैंने करवाया है। शॉप का नाम भी मैंने अपने ऊपर ही रखा है, डॉली की रसोई। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी आइटम देसी खाने बनते हैं वो सब मैं खुद ही बनाती हूँ। और ऑलमोस्ट आपके पास कितने कस्टमर्स आ जाते हैं हर रोज? आ जाते हैं नाइट, मतलब जैसे कि वीकेंड पे तो 100 ऊपर रहते हैं, वैसे मोस्टली 60-70 60 से 70 लोग हर रोज आ रहे हैं। अभी आपको फेस करने पड़े हैं। से हमारा दूसरी जगह आउटलेट था। अच्छा। तो बेटे को पसंद था, मम्मी पराठा बोलते हैं। मैं कहा भी ये पराठा कौन खाएगा बेटा, पराठे आज के जमाने में बच्चे कहाँ खाते हैं। अच्छा। बोले नहीं मम्मी, और वाकई लोगों ने इतना पसंद किया मेरा पराठा, लोगों को लगा कि ऐसा तो हमने खाया ही नहीं। ओके वाओ। ऐसे मुझे रिस्पांस मिला तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिला, अच्छा भी लगा। तो फिर उसके बाद जब हमने शॉप खोली थी, बीच में कोरोना आ गया। कोरोना फिर हमने क्लाउड किचन किया, ऑनलाइन काम शुरू किया जी। तो ऑनलाइन के बाद फिर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ हमने अपना सेटअप। तो मैं जब ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो मैंने कई बार देखा है ओनर्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मार्जिन चार्जेस होते हैं। असल में क्या होता है ना, जोमेटो स्विगी में जो ऑफर्स होते हैं ना, वो हम ही लोगों को मैनेज करना पड़ता है। वो लोग नहीं देते, वो हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग देते हैं। ऑफलाइन ज्यादा बेटर है क्या, मतलब कि दोनों ही लेके चले ओनर्स? नहीं, दोनों ही लेके चले ओनर्स, क्योंकि जो लोग बेचारे दूर रहते नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन ही मंगा के खाएंगे, उनका भी मन है खाने का, तो इसलिए ऑनलाइन होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उनके पास कि इतना बैकअप मनी रख के आए, सो दैट कि 2-3 महीने सर्वाइव कर सके, क्योंकि फूड में आई थिंक कुछ महीनों के बाद ही हाँ, कम से कम बैकअप में 7 से 8 लाख लेकर ही चलना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉप हो गया आपका, यहाँ का जो भी रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और स्टाफ लोगों का सैलरी हो गया, मटेरियल हो गया, तो इतना प्रॉफिट नहीं। आई वोंट से कि अभी ROI जनरेट हो रहा है, बस मेरी जेब से नहीं जा रहा। जेब से नहीं जा रहा, एक्सपेंस जितना होता है उतना सेल दे देती है। पर अभी कस्टमर्स आ रहे हैं, पता चल रहा है, तो उम्मीद है कि हाँ फुटफॉल बढ़ेगा इन फ्यूचर। क्योंकि देखिए फूड बिजनेस में कभी भी, ये बिजनेस ही ऐसा है, खासकर फूड बिजनेस, यहाँ पर आपको खोलते ही फुटफॉल इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्ट लोगों को लगता है, एकदम से नहीं वो सोचते कि हाँ यहीं पे खाना है। धीरे धीरे फैलता है, लोग जानते, डिफरेंट तरीके की यहाँ पर टेस्ट हैं, लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ इनका टेस्ट अच्छा है या खराब है, जो भी। तो वो फूड बिजनेस में कहा ही जाता है कि रनवे एटलीस्ट 6 to 7 मंथ का होना चाहिए अपने पास, फाइनेंशियल जी। तब उसके बाद
के चलो तो 7 से 8 लाख रुपए आपने 10 लाख 10 लाख 10 लाख का आपने पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। तो अभी आपका फुटफॉल कितना हो रहा है, मतलब कस्टमर्स का आना जाना कितना है? और ऐसे तो हो जा रहा था सेल, मतलब काफी बहुत अच्छा चल रहा था, 33,000 मतलब चल रहा था हमारा पर डे का। और अभी तो फरवरी में मेरा क्या अब मैं डायरेक्ट फूड ट्रक ओनर से तो बात नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उन लोगों से बात की जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर फूड मॉडल चला रहे हैं। उन्होंने एक प्रीमियम लोकेशन चूज किया, 8 से 10 लाख का एक स्ट्रक्चर सेटअप किया और 2-3 महीने के अंदर ही वहां का फुटफॉल 100 प्लस से ज्यादा हो। इससे हमें क्या समझ आता है, एक स्ट्रक्चर फूड मॉडल डिमांड में है, लोकेशन, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और यूथ जो है वो एक्सपीरियंस के लिए पे करते हैं। Maybe this is not a theory, rather a ground reality. अब फूड ट्रक बिजनेसेस सिर्फ 7 या 8 लाख से ही स्टार्ट नहीं होते। इंडस्ट्रियल एस्टिमेट के हिसाब से इनके कई एंट्री लेवल पॉइंट्स होते हैं, मतलब 70,000 से 1 लाख के बीच पुश एंड पुल कार्ड्स आपको मिल सकते हैं, 3 लाख से 3 व्हीलर मोबाइल यूनिट्स मिलते हैं और 7 से 8 लाख में फुली फैब्रिकेटेड ट्रक्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर यूनिट्स जनरली आरटीओ कंप्लेंट डिजाइन्स को फॉलो करते हैं, मतलब मोबिलिटी इन्फोर्समेंट रिड्यूस होता है, एफएसएसआई फैब्रिकेटेड मटेरियल्स यानी SS304 स्टेनलेस स्टील हाइजीन एंड ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, डिस्काउंटर, प्रॉपर लाइटिंग, स्टोरेज स्पेस, दीज आर सम थिंग्स जो एक सर्वाइवल बिजनेस को एक ग्रोइंग मोड में लेके जाता है। स्ट्रक्चर सिर्फ एक गाड़ी होने से ही नहीं आता, बल्कि एक बिजनेस थिंकिंग माइंड से भी आता है। इंडिया में एस्टिमेटेड 5 मिलियन फूड वेंडर्स हैं, जिसमें से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फूड ट्रक सिर्फ कुछ हजार। हर वेंडर को फूड ट्रक बनाना जरूरी नहीं, लेकिन 5% वेंडर्स भी अगर एक स्ट्रक्चर फूड मॉडल अडॉप्ट करते हैं, देन इट चेंज सिटीज। बेटर हाइजीन, बेटर स्ट्रीट लाइन, better compliances and better public spaces. स्ट्रीट बिजनेसेस छोटे नहीं होते, स्ट्रक्चर और विजन उन्हें बड़ा बनाती है। इंडिया की नेक्स्ट बिजनेस रेवोल्यूशन शायद किसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप से नहीं, बल्कि एक टपरी से हो, जहां पे हम चाय की चुस्कियां लेते हैं।